हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रोबेबिलिटी सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट एजी 404 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं सभी सब्जेक्ट का 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 2 या 3 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का मैं भी करा रहा हूँ, जिसमें मैंने सी टेक्नोलॉजी का करा दिया है। आज प्रॉब्लमेटिक सवाल का रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। जो जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्रदूषित मृदाओं से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो प्रदूषित मृदा से हम क्या समझते हैं उसके बारे में बताना है, और मृदा प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी पढ़ना है इसी वीडियो में। दूसरा क्वेश्चन है, सिंचाई जल की गुणवत्ता के बारे में वर्णन कीजिए। जो सिंचाई की जल है उसकी गुणवत्ता के बारे में वर्णन करना है। तो दोनों क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रदूषित मृदा से आप क्या समझते हैं। इसका प्रदूषण पर, मृदा के प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, या मृदा प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है उसको बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। मृदा प्रदूषण हानिकारक पदार्थों से मृदा का दूषण है। मृदा प्रदूषण हानिकारक पदार्थों से मृदा का दूषण है, कंटेमिनेशन है, जो मृदा की गुणवत्ता एवं उस पर रहने वाले जीवों के स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। क्या बोल रहा है कि मृदा प्रदूषण हानिकारक पदार्थों से मृदा का दूषण है, जो मृदा की गुणवत्ता एवं उस पर रहने वाले जीवों के स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। यदि इसको इंग्लिश में आप लोग पढ़ना डेफिनेशन को, तो सॉइल पॉपुलेशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल विद हार्मफुल सब्सटेंस दैट कैन adversely affect the quality of the soil and the health of those living on it। ठीक है, कहने का मतलब है कि मृदा प्रदूषण हानिकारक पदार्थों से मृदा का दूषण है, जो मृदा की गुणवत्ता एवं उस पर रहने वाले जीवों के स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। एक और डेफिनेशन मैंने लिया, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मृदा प्रदूषण को मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा पैदा करने के लिए मिट्टी में बहुत अधिक सांद्रता में जहरीले रसायनों की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। मृदा प्रदूषण को मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा पैदा करने के लिए मिट्टी में बहुत अधिक सांद्रता में जहरीले रसायनों की उपस्थिति के बारे में परिभाषित किया गया है। या सरल शब्दों में कहें तो मानवीय गतिविधियों के कारण प्राकृतिक मिट्टी में होने वाले परिवर्तन को मृदा प्रदूषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए बेंजीन की उच्च सांद्रता वाली मिट्टी के संपर्क में आने से ल्यूकेमिया जैसी मृदा प्रदूषण संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही मृदा प्रदूषण था। तो मृदा प्रदूषण समझ गए होंगे। अब देखेंगे मृदा प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो मृदा प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, पौधे की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, मृदा उर्वरता में कमी कर देता है, विषैली धूल के रूप में मृदा संरचना में परिवर्तन कर देता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो मृदा प्रदूषण मनुष्यों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता डालता है। तो प्रदूषित मृदा पर फसल और पौधे उगाने से वे प्रदूषकों का क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, तथा उनमें हम तक पहुँचते हैं, उनमें से हम तक पहुँचते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रदूषित मृदा पर फसल और पौधे उगाने से प्रदूषकों का अवशोषण कर लेते हैं। जो प्रदूषण होता है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, और पौधों से हम लोग खाते हैं तो हम लोगों के अंदर तक पहुंच जाते हैं। इस तरह की मृदा के बहुत से समय तक संपर्क में रहने पर शरीर की आनुवांशिक बनावट प्रभावित हो सकती है, जिसके कारण जन्मजात रोग और लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं, जो आसानी से ठीक नहीं होती। यह पशुओं को बहुत हद तक कमजोर कर सकती हैं तथा लंबे समय तक खाने से हुई बीमारी बनी रहती हैं। यदि ऐसी मृदा पर पौधे उगने में सक्षम न हो तो मृदा प्रदूषण विस्तृत रूप से अकाल का कारण बन सकता है। ठीक है, तो यह था पहला मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव। मनुष्य के स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डाल रहा है, जैसे मान लीजिए प्रदूषित मृदा पे हम कोई फसल उगाएंगे, उस फसल को हम खाएंगे तो उसको खाने से क्या होगा, वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा। यदि वही उसी फसल को हम लोग बार बार खाएंगे तो, सॉरी फोन आ गया था। तो यदि उसी फसल को हम लोग बार बार खाएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में आनुवांशिक जो बनावट शरीर की वह क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, और अन्य बीमारियां पैदा हो जाएगी, कोई जन्मजात बीमारी भी पैदा हो सकती है। ठीक है, तो इतना नुकसान होता है मृदा प्रदूषण का मनुष्य के स्वास्थ्य पर। दूसरा पॉइंट है पौधे की वृद्धि पर प्रभाव। तो पौधे की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मृदा के बहुत अधिक दूषण के कारण किसी भी प्रणाली की पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित होता है। मृदा के बहुत अधिक दूषण के कारण किसी भी प्रणाली की
पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित होता है। मृदा के रसायन शास्त्र में तीव्र परिवर्तन से बहुत से पौधे उसके बदलाव के अनुरूप अपने को बदलने में सक्षम नहीं होते हैं। क्या बोल रहा है कि मृदा के बहुत अधिक दूषण के कारण किसी भी प्रणाली की पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित होता है। मृदा के रसायन शास्त्र में तीव्र परिवर्तन से पौधे से उसके बदलाव के अनुरूप अपने को बदलने में सक्षम नहीं होते हैं। मृदा की कड़ों को बांधने वाले जीवाणु और फंगस की संख्या में कमी हो जाती है, जिससे मृदा अपरदन की एक अतिरिक्त समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो यह था पौधे की वृद्धि पर प्रभाव। तीसरा पॉइंट है मृदा की उर्वरता में कमी। तो दोस्तों ऐसे आप जाहिर सी बात है कि जब मृदा जो है वह क्या हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, मृदा उर्वरता में कमी आ ही जाएगी। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि मृदा में उपस्थित विषैले रसायन मृदा की उर्वरता को कम कर सकते हैं तथा इस प्रकार उत्पादन घट जाता है। प्रदूषित मृदा का उपयोग यदि फल और सब्जियों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है तो अधिक गुणवत्ता वाले पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है, कुछ जहरीले पदार्थों फल एवं सब्जियों का उपभोग करने वाले लोगों में गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यह था मृदा उर्वरता में कमी। अगला पॉइंट है विषैली धूल। तो लैंड फिर प्रदूषित पर्यावरण से विषैली और अशुद्ध गैसों का उत्सर्जन होता है जो कुछ लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालती है। इसके बाद लास्ट वाला है मृदा संरचना परिवर्तन। तो मृदा में बहुत से मृदा जीवों जैसे केंचुए, इन सबकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। किससे किससे मृत्यु हो जाती है, प्रदूषण से। ठीक है, मृदा संरचना में परिवर्तन को बढ़ा सकती है। इसके अलावा यह शिकारियों को भोजन की तलाश में अन्य स्थानों पर जाने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे क्या होगा, मृदा के प्रदूषण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा या मृदा संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो यही था मृदा प्रदूषण के प्रभाव। सभी पॉइंट को हमने देख लिया। आप देखेंगे मृदा प्रदूषण का प्रबंधन, इसको हम लोग सुधारेंगे कैसे, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेड सॉइल। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है मृदा अपरदन का नियंत्रण। क्या है, मृदा अपरदन का नियंत्रण। तो मृदा अपरदन का नियंत्रण हम लोग कैसे करेंगे, तो खाली ढालदार स्थानों पर वृक्षारोपण द्वारा, झूम खेती के स्थान पर कंटूर खेती एवं स्ट्रिप क्रॉपिंग प्रणाली का उपयोग करके, वनों की कटाई को कम करके तथा रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जंतुओं के अपशिष्ट का उपयोग करके मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या बोल रहा है कि यदि आपको मृदा अपरदन को नियंत्रित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, खाली ढालदार स्थान पर वृक्षारोपण करके, झूम खेती के स्थान पर हम लोग कंटूर खेती करेंगे और स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे, मतलब पट्टीदार खेती का प्रणाली का प्रयोग करके, वनों की कटाई को कम करके तथा रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जंतुओं के अपशिष्ट का उपयोग करके मृदा अपरदन को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो यह था मृदा अपरदन का नियंत्रण। दूसरा है अवांछित पदार्थों को उचित स्थान पर डालना। तो अवांछित पदार्थों को उचित स्थान पर डालना मनुष्य और जंतुओं द्वारा उत्पन्न अत्यधिक अपशिष्ट निस्तारण की समस्या उत्पन्न करता है। अपशिष्टों खुले में डालना एक सामान्य तकनीक है। अपशिष्टों को खुले में डालना क्या एक सामान्य तकनीक है। आजकल ठोस अपशिष्ट के निष्कासन के लिए नियंत्रित ढोने वालों का पालन किया जाता है। इससे प्राप्त सतह का उपयोग घर बनाने अथवा खेल के मैदान के लिए करते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है अवांछित पदार्थों को उचित स्थान पर डालना, जो मैंने बता दिया। तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक उर्वरकों का उत्पादन। तो विषैले हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैव कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। कृत्रिम उर्वरकों के स्थान पर कार्बनिक उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। पशुओं के गोबर जो मृदा को प्रदूषित करने को कम करते हैं, उनको फेंकने के स्थान पर उनका उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने के स्थान पर करना चाहिए। जैसे क्या होता है कि गोबर सब लोग डायरेक्ट खेत में फेंक देते हैं, तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, हमें कंपोस्ट बनाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है उचित स्वास्थ्य अवस्था। क्या है, उचित स्वास्थ्य अवस्था। तो लोगों की स्वच्छता संबंधी आदतों का प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे वे स्वयं स्वच्छ रहकर पर्यावरण को गंदा करने से बचा सकें। जैसे शौच के लिए शौचालय का उपयोग करें। ठीक है, इससे भी क्या होगा, प्रदूषित मृदा कम होगी, मतलब मृदा प्रदूषण कम होगा। अगला पॉइंट है अपशिष्टों का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। तो प्रदूषण को निम्नतम रखने के लिए अपशिष्टों जैसे कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कार्बनिक, पेट्रोलियम उत्पादों एवं औद्योगिक बहिर्प्रभावी इन्फ्लुएंस जो बोला जाता है का पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग करना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्टों के निकलने वाले स्थान पर उचित रूप से उपचारित करना चाहिए। एकीकृत अपशिष्ट उपचार विधियों को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो यह था अपशिष्टों का पुनर्चक्रण। अगला पॉइंट है विषैले रसायनों पर प्रतिबंध। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक यही है विषैले रसायन।
तो विषैले रसायनों पर प्रतिबंध करना चाहिए। खेती में उपयोग होने वाले हानिकारक कीटनाशक जैसे BHC हो गया, DDT हो गया, इन पर क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इनके स्थान पर कम विषैले और जल्द अपघटित होने वाले रसायन और जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट है जैविक उपचार। तो वह प्रक्रिया जो अपनी मूल अवस्था के लिए प्रदूषकों द्वारा परिवर्तित पर्यावरण को वापस करने के लिए सूक्ष्म जीवों, फंजाई, हरे पौधे या उनके एंजाइमों का उपयोग करती है, उसको जैविक उपचार के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया द्वारा क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन का अवक्रमण, स्वदेशी या अंतःविकसित बैक्टीरिया द्वारा कच्चे तेल का अपघटन, अतिरिक्त तेल की सफाई के लिए नाइट्रेट या सल्फेट उर्वरकों को मिलाना, ये सब क्या है, ये सब जैविक उपचार है। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो पहला क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया कि प्रदूषित मृदा किसे कहते हैं, प्रदूषित मृदा का क्या प्रभाव पड़ता है, या मृदा प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद मैंने बताया आप लोगों को प्रदूषित मृदाओं का प्रबंधन कैसे करते हैं। तो देखिए एग्जाम में क्या पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रदूषित मृदा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये इतना भी पूछ सकता है। पूछ सकता है प्रदूषित मृदा से आप क्या समझते हैं, मृदा प्रदूषण के प्रभाव लिखिए, इतना भी पूछ सकता है। या अलग से पूछ सकता है कि मृदा प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और पूछ सकता है प्रदूषित मृदाओं का प्रबंध कीजिए, या प्रदूषित मृदाओं को आप लोग कैसे सुधारेंगे। तो प्रदूषित मृदाओं में से एक क्वेश्चन 100% आपके क्वेश्चन में आएगा। ठीक, तो आप लोग ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट है सिंचाई, सॉरी अगला क्वेश्चन है सिंचाई जल की गुणवत्ता के बारे में वर्णन कीजिए। सिंचाई जल की गुणवत्ता के बारे में वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, सिंचाई जल की गुणवत्ता। तो सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता फसलों की उपज और मात्रा, मिट्टी की उत्पादकता बनाए रखने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, क्या बोला है, सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाली पानी की गुणवत्ता फसलों की उपज और मात्रा, मिट्टी की उत्पादकता बनाए रखने के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए दिया गया है कि मिट्टी के भौतिक और यांत्रिक गुण, मिट्टी की संरचना और पारगम्यता सिंचाई जल में मौजूद विनिमय आयनों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। ठीक, तो दोस्तों ये देखिए क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इरिगेशन वाटर का क्या क्वालिटी उसको बता रहा है हम लोगों को। ठीक, तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ विशेषता इसकी बता देता हूँ। तो एक जल में घुलनशील तत्व की सांद्रता और संरचना सिंचाई के उपयोग के लिए इसकी गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक जल में घुलनशील तत्वों की सांद्रता और संरचना सिंचाई के उपयोग के लिए इसकी गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। एक सिंचित क्षेत्र में लवणता अथवा क्षार की स्थितियों के मूल्यांकन में जल की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है। सभी सिंचाई के जलों में कुछ लवण होते हैं, लेकिन लवण की सांद्रता और प्रकृति अलग अलग होती है। सभी सिंचाई के जलों में कुछ लवण होते हैं, लेकिन सबकी सांद्रता क्या होती है, अलग अलग होती है। सिंचाई के जल की गुणवत्ता मुख्य रूप से लवण की कुछ मात्रा की उपस्थिति और अन्य धनानों का सोडियम आयन के साथ अनुपात और कुछ अन्य मानकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो सिंचाई जल की गुणवत्ता रासायनिक प्रयोगशाला विश्लेषण से निर्धारित की जा सकती है। सिंचाई जल की जो गुणवत्ता है वह रासायनिक प्रयोगशाला विश्लेषण से निर्धारित की जा सकती है। कृषि में जल के उपयोग की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है। इसमें देखिए पहला है लवणता का खतरा, दूसरा सोडियम का खतरा, तीसरा लवण सूचकांक, चौथा बाइकार्बोनेट का खतरा, पांचवा बोरान का खतरा, छठवां क्लोराइड की सांद्रता और सातवां है घुलनशील सोडियम प्रतिशत, आठवां है मैग्नीशियम का खतरा, नौवां है नाइट्रेट की सांद्रता, दसवां है लिथियम। ठीक है, तो इन सब क्या है, ये सब मानक हैं। ठीक है, तो सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं सबके बारे में। पहला है लवणता का खतरा। पहला क्या है, पहला है लवणता का खतरा। तो सिंचाई जल में घुलनशील लवणों की सांद्रता को विद्युत चालकता के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। सिंचाई जल में घुलनशील लवणों की सांद्रता को विद्युत चालकता के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, और पहले से ही इसमें मिली साइमन्स प्रति मीटर चालकता मिली साइमन्स प्रति मीटर अथवा माइक्रो मोहज में तथा अब डेसी साइमन्स प्रति मीटर में व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्या बोला कि सिंचाई जल में घुलनशील लवणों की सांद्रता को विद्युत चालकता के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, और पूर्व में इसे मिली साइमन्स प्रति मीटर अथवा माइक्रो मोहज में तथा अब देसी साइमन्स प्रति मीटर में व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखिए जो मैं देसी साइमन्स प्रति मीटर बोल रहा हूँ
उसको इस प्रकार लिखा जाता है ds मीटर इनवर्स, ठीक। और जो मिली साइमंस प्रति मीटर बोल रहा हूँ उसको स्मॉल एम कैपिटल एस स्मॉल एम यूनिवर्स इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक। और क्या बोल रहा है कि सिंचाई जल में घुलनशील लवणों की सांद्रता को विद्युत चालकता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है और पूर्व में इसे मिली साइमंस प्रति मीटर अथवा माइक्रोमोहज में तथा अब डेसी साइमंस प्रति मीटर में व्यक्त करते हैं, तो इसमें व्यक्त किया जाता है। तो यही था लवणता का खतरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है सोडियम का खतरा। सोडियम का खतरा, तो सोडियम से क्या खतरा है? सोडियम की अधिक सांद्रता जल में अवांछित होती है। सोडियम की अधिक सांद्रता जल में अवांछित होती है क्योंकि सोडियम मृदा धनायन विनिमय स्थानों पर अधिशोषित हो जाता है, जो मृदा समुच्चयों के टूटने का कारण होता है। क्या बोल रहा है कि जो सोडियम होता है वो अधिक सांद्रता जल में अवांछित होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम मृदा धनायन विनिमय स्थानों पर अधिशोषित हो जाता है, जो मृदा समुच्चयों के टूटने का कारण होता है, ठीक है। मृदा के रंध्र बंद हो जाते हैं और जिससे मृदा जल के बहाव के लिए अपारगम्य हो जाती है। धनायनों के अन्य प्रकार के व्यय पर धनायन विनिमय स्थानों पर अपने अनुपात में वृद्धि करने के लिए सोडियम की प्रवृत्ति सिंचाई के जल में कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा के लिए सोडियम की मात्रा के अनुपात द्वारा आंकी जाती है। तो यही था सोडियम का खतरा। अगला पॉइंट है लवण सूचकांक। तो यह सोडियम के खतरे के अनुमान के लिए भी प्रयुक्त होता है। लवण सूचकांक का प्रयोग सोडियम के खतरे के अनुमान के लिए भी यूज किया जाता है। इसका सिंचाई जल में उपस्थित सोडियम आयन, कैल्शियम आयन और कैल्शियम कार्बोनेट के बीच संबंध होता है, ठीक है। जहाँ सभी मात्राओं में पीपीएम व्यक्त करते हैं। पीपीएम का मतलब कि ज्यादा पार्ट्स पर मिलियन में व्यक्त करते हैं और मैग्नीशियम के सभी मान को कैल्शियम के रूप में माना जाता है। तो यह था लवण सूचकांक। अगला पॉइंट है बाइकार्बोनेट का खतरा। तो बाइकार्बोनेट ऋणायन सिंचाई के जल में कैल्शियम के संबंध में महत्वपूर्ण होता है और मृदा में अपने कार्बोनेट के रूप में मैग्नीशियम की एक मात्रा में भी होता है। यह सिंचाई के जल में घुलनशील सोडियम प्रतिशत में परिवर्तन लाता है और इसलिए सोडियम के खतरे को बढ़ाता है। अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सिंचाई की जल गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है और इसे मिली तुल्यांक प्रति लीटर। अब मिली तुल्यांक प्रति लीटर को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है स्मॉल एम ई स्मॉल एल यूनिवर्स, या इसे बोला जाता है मिली तुल्यांक प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। तो यह था बाइकार्बोनेट का खतरा। अगला है बोरान का खतरा, ठीक है। बोरान का खतरा, यह स्पष्ट है कि बोरान की समान वृद्धि के लिए आवश्यक यह स्पष्ट है कि बोरान जो होता है पौधे की समान वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, लेकिन इसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। कुछ जल में जहरीली सांद्रता टॉक्सिक कंसंट्रेशन में बोरान का होना जल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए तत्व का विचार करना आवश्यक बनाता है। सिंचाई जल में बोरान की अनुमत होती है, ठीक है। तो यह था बोरान की सांद्रता या बोरान से खतरा भी कह सकते हैं इसे। अगला है क्लोराइड की सांद्रता। क्या है? क्लोराइड की सांद्रता। तो चूंकि क्लोराइड आयन का मृदा के भौतिक गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यह मृदा जटिल पर अधिशोषित नहीं होता है, इसलिए सामान्य यह आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि यह कुछ क्षेत्रीय जल वर्गीकरण में एक एक कर के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है घुलनशील सोडियम प्रतिशत। घुलनशील सोडियम प्रतिशत क्या है? अब तो इसका एक फार्मूला होता है घुलनशील सोडियम प्रतिशत का, जिसे को बोलते हैं सॉल्युबल सोडियम परसेंटेज, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एसएसपी। एसएसपी बराबर होता है सोडियम इंटू 100 अपान कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम प्लस सोडियम। तो यह एसएसपी का फार्मूला होता है सॉल्युबल सोडियम परसेंटेज या घुलनशील सोडियम परसेंटेज, जहाँ सभी घुलनशील ध्रुवांश मिली तुल्यांक प्रति लीटर में व्यक्त किए जाते हैं। सिंचाई जल में घुलनशील सोडियम प्रतिशत का मान 60 और इससे अधिक हानिकारक समझा जाता है। अगला पॉइंट है मैग्नीशियम का खतरा। मैग्नीशियम का खतरा, तो ऐसा माना जाता है कि सिंचाई के जल का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण गुणात्मक मानकों में से एक कुल द्विधनायनों के संबंध में इसकी मैग्नीशियम की मात्रा है। चूँकि मृदाओं द्वारा अधिक मैग्नीशियम का अधिशोषण
उनके भौतिक गुणों को प्रभावित करता है। मृदा पर एक हानिकारक प्रभाव तब प्रकट होता है जब कैल्शियम मैग्नीशियम अनुपात 60 से नीचे होगा। ठीक है, सिंचाई जल में मैग्नीशियम का खतरा तब अपेक्षित होता है जब कैल्शियम का अनुपात मैग्नीशियम के अनुपात से एक ज़्यादा होता है। क्या होता है, कैल्शियम का अनुपात मैग्नीशियम के अनुपात से एक ज़्यादा होता है, उस समय मैग्नीशियम का खतरा अपेक्षित होता है। अगला पॉइंट है नाइट्रेट की सांद्रता। तो भूमिगत जल में अक्सर नाइट्रेट की अधिक मात्रा सम्मिलित होती है। जब इस प्रकार की सिंचाई जल को लगातार मृदा पर उपयोग किया जाता है तो इसकी बहुत से भौतिक गुणों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जो पौधे की खराब वृद्धि का कारण होता है। अगला पॉइंट है लिथियम। लिथियम एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व है जो अधिकतम लवणीय भूमिगत जल तथा सिंचित मृदाओं में पाया जाता है। यह पाया गया है कि सिंचाई जल में लिथियम की बहुत कम सांद्रता नींबू वर्गीय फसलों की वृद्धि पर विषैला प्रभाव उत्पन्न करती है। यह भी प्रतिवेदित है कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की लवणीय मृदाओं में लिथियम शामिल है। लिथियम अंकुरण में लिथियम की मात्रा की स्तर से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो यह था दोनों क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।